आलमी यौम आबादी पर यूपी पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी 2021 का ड्राफ्ट रिलीज कर दिया गया। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने स्कीम को लॉन्च किया। इस हवाले से 19 जुलाई तक लोगों से मशवरा मांगा गया है। ड्राफ्ट के मुताबिक 2 से ज्यादा बच्चों के वालिदैन को सरकारी मुलाजमत नहीं मिलेगी, दूसरी सहूलतों से भी उन्हें महरूम ही रखा जाएगा। इस मौके पर वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने प्रोग्राम से खिताब किया। उन्होंने कहा कि बढ़ती आबादी तरक्की में रुकावट बन सकती है। इस मामले में तमाम तबकात का ताउन बेहद जरूरी है। आबादी पर काबू पाने के लिए लोगों में शऊर लाने की भी जरूरत है। पूरी दुनिया के अंदर एक विषय को लेकर के समय समय पर चिंता व्यक्त की गई कि बढ़ती हुई जनसंख्या विकास में कहीं न कहीं बाधक हो सकती है और इस पर अनेक मंचों से पिछले 4 दशकों से निरंतर चर्चा चल रही है कि अगर समाज में जहां गरीबी है वहां जनसंख्या वृद्धि का उसके साथ एक संबंध हो जाता है और इस दृष्टि से व्यापक जागरूकता का एक अभियान उन सभी तबकों को ध्यान में रख करके जब तक हम लोग नहीं चलाएंगे तब तक उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में कठिनाई होगी। 2016 में अगर उत्तर प्रदेश के अंदर हम देखेंगे तो TFR 3.3 था और राष्ट्रीय स्तर पर 2.6 था। आज के दिन पर उत्तर प्रदेश के अंदर TFR 2.7 और अखिल भारतीय स्तर पर 2.3 है। यानी हमें अभी कुछ नए प्रयास करने होंगे, अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। MMR अगर हम उत्तर प्रदेश के अंदर 2016 की दृष्टि से देखें तो 258 है और आज के दिन पर यह घटकर के 197 हुआ है। लेकिन अगर अखिल भारतीय स्तर पर हम देखेंगे तो 2016 में ये 178 था और आज के दिन पर 113 है। यानी उत्तर प्रदेश को इस दिशा में और अच्छे प्रयास करने होंगे। पिछले 4-5 वर्षों में जो प्रयास हुए हैं उसके अच्छे परिणाम भी आए हैं, लेकिन अभी और भी अच्छे प्रयास किए जाने की आवश्यकता, और ज्यादा प्रयास किए जाने की आवश्यकता है और उस दिशा में प्रयास करके हम लोग SDG के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए जनसंख्या स्थिरीकरण की दिशा में प्रयास, लेकिन इस प्रयास का आधार हमें इस बात को भी ध्यान रखना होगा कि देश की जनसांख्यिकी असंतुलन पर इसका कोई विपरीत असर भी न पड़े। और मुझे विश्वास है कि जो जनसंख्या नीति का नया ड्राफ्ट आज यहां पे लॉन्च किया गया है, इसको शासन से जुड़े हुए सभी विभाग अपने सभी स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर के, अपने सहयोगी संस्थाओं के साथ मिलकर के प्रभावी ढंग से लागू करने में सफल होंगे, ये मुझे विश्वास है। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने बढ़ती आबादी पर तबसरा करते हुए कहा कि अगर समाज के आखिरी शख्स तक तरक्की के कामों को पहुंचाना है तो आबादी पर कंट्रोल लाजमी है। संख्या नियंत्रण ये देश की भी और वक्त की भी ज़रूरत है और मुझे लगता है कि अगर कोई राज्य उत्तर प्रदेश इस दिशा में जागरूकता के लिए लोगों को तैयार करने के लिए काम कर रहा है तो इसका स्वागत होना चाहिए। क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण, ये बात सही है कि एक बार कांग्रेस पार्टी ने बहुत भोंडे ढंग से और भद्दे ढंग से इसके प्रयास किए थे जो कि फेल हुए, लेकिन बेहतर तरीके से लोगों को तैयार करके, लोगों के अंदर जो है वो जागरूकता पैदा करके, लोगों को प्रोत्साहित करके इस दिशा में काम होना चाहिए। ये देश की ज़रूरत है क्योंकि बेतहाशा जनसंख्या विस्फोट किसी भी देश के लिए
और ख़ासतौर से 135-40 करोड़ के देश भारत के लिए तो बिल्कुल भी फ़ायदे की बात नहीं है। आज जो है वो अगर आखिरी पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचानी है, अगर आज आखिरी पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति का जो है एम्पावरमेंट करना है, सशक्तिकरण करना है, तो उसमें अगर कहीं कोई बड़ा रोड़ा है तो बेतहाशा जनसंख्या विस्फोट है। उसे हमें कंट्रोल करना होगा, उसे हमें लोगों में जागरूकता पैदा करके, लोगों को तैयार करके, और इस दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार अगर कोई पहल कर रही है तो निश्चित तौर से वो स्वागत योग्य है। और आलमी यौम आबादी पर यूपी पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी 2021 के ड्राफ्ट पर आरजेडी लीडर मनोज झा ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। कहता हूं ना कि ये मेरे रिपब्लिक की, गणतंत्र की गिरावट की पराकाष्ठा है। अभी 2 महीना पहले तक क्या हालात थे? कहां थे योगी जी? कहां था भाजपा का पूरा तंत्र? लोग ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा रहे थे। गंगा में तैरती वो लाशें कुछ संदेश देके गई थी। ये हमारी प्राथमिकताओं की कहानी है। दुनिया हंस रही होगी कि जहां जीवन बचाने का मामला है, लोगों को महफूज रखने का मामला होना चाहिए, वहां आप डॉग विसिल पॉलिटिक्स कर रहे हैं, चाहे धर्मांतरण का हो या पॉपुलेशन का हो। और हां, जनसंख्या डेमोग्राफर का विषय है। मठ के ज्ञान से जनसंख्या का ज्ञान नहीं बनता है, इतना ध्यान रहे। और वहीं यूपी के साबिक वज़ीर-ए-आला अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर जमकर तनकीद की। उन्होंने कहा कि यूपी में आज से ज्यादा गुंडागर्दी कभी देखी ही नहीं गई। अखिलेश यादव ने कहा कि योगी आदित्यनाथ एक योगी नहीं हो सकते। वाज़ेह है कि यूपी ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बीजेपी की जबरदस्त जीत हुई है, जबकि समाजवादी पार्टी को 100 सीटें भी नहीं मिल पाई। तंत्र में ऐसा नंगा नाच किसी सरकार ने नहीं किया होगा जितना भारतीय जनता पार्टी ने नंगा नाच किया है। इतनी गुंडागर्दी जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। अगर कोई पर्चा खरीदने गया है, पर्चा लेकर के पहुंचा है, तो उसका इंतजाम पूरा का पूरा किया प्रशासन ने कि कैसे छीना जाएगा। जिस प्रदेश की पुलिस और जिस प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारी इस बात पे लगे हों कि पर्चा कैसे छीना जाएगा, और उसी समय हम लोगों ने वो चीजें देखी जो कभी कल्पना नहीं कर सकते हम। हमारी बहनों के साथ क्या व्यवहार हुआ, उनके कपड़े छीन लिए गए, उनके साथ जो व्यवहार हुआ, अपमान हुआ, कोई कल्पना नहीं कर सकता था। जो सपना दिखा रहे थे कि समाज को हम एक अच्छे रास्ते पर लेकर के जाएंगे, उनने उत्तर प्रदेश की बहनों के साथ कैसा व्यवहार किया, और केवल इसलिए कि ब्लॉक प्रमुख उनका बन जाए। पैसा चला वो अलग है, झूठे मुकदमे दर्ज हुए वो अलग है, गंभीर धाराओं में लोगों को घर पर नहीं रहने दे या वो अलग बात है। और सोचिए खुशी कैसे मनाई जा रही थी, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा करके लड्डू खाए जा रहे हैं, खुशी मनाई जा रही है। ये योगी नहीं हो सकते। मैंने कई मौकों पर कहा और फिर कहता हूं, मैं बात दोहराता हूं, ये योगी नहीं है। अगर कोई योगी होता तो शायद जनता को दुख नहीं देता। उत्तराखंड असेंबली इंतखाबात से पहले आम आदमी पार्टी सरगर्म हो गई है। देहरादून में दिल्ली के वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें उन्होंने कई ऐलानात किए। अरविंद केजरीवाल ने इस मौके पर कहा कि अगर आम आदमी पार्टी की हुकूमत आती है तो यहां 300 यूनिट बिजली मुफ्त में दी जाएगी। मेरा ये कहना है कि उत्तराखंड जो कि बिजली बनाता है, जो कि दूसरे राज्यों को बिजली देता है, दूसरे राज्यों को बिजली बेचता है, उत्तराखंड के अपने वासियों को बिजली इतनी महंगी क्यों मिलती है? तेरी बांध बनाने के लिए जिन लोगों की जमीनें ली गई थी, जिन लोगों के रिसोर्सेज लिए गए थे, उनको वादा किया गया था कि तुम लोगों को कम से कम फ्री में बिजली दी जाएगी। क्या उनको फ्री में आज तक बिजली मिली? उनको भी बिजली नहीं दी। जो उनको वादा था उनको भी बिजली फ्री में नहीं दी। जैसे दिल्ली में करके दिखाया, वैसे ही उत्तराखंड के अंदर हमारी सरकार बनेगी। 300 यूनिट बिजली तक हर परिवार को मुफ्त बिजली दी जाएगी।
खबर कर्नाटक से है, जहां कांग्रेस ने कर्नाटक हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। कांग्रेस ने कहा कि कर्नाटक हुकूमत पूरी तरह से बदउनवानी में मुलविस है। कांग्रेस ने कहा कि रियासती माहौलियाती बोर्ड के सदर के लिए 16 करोड़ रिश्वत ली गई। कांग्रेस ने कहा, ये हम नहीं, डॉक्टर राव ने खुद कहा कि इस ओहदे के लिए उन्होंने 16 करोड़ दिए और ओहदा हासिल किया। कांग्रेस ने यह भी इल्जाम लगाया कि वज़ीर आला के रिश्तेदारों ने 10 करोड़ की रिश्वत मांगी, उन्हें 9.5 करोड़ दिए गए। ओहदा मिलने के बाद 2 मई 2020 को फर्जी तरीके से उनसे इस्तीफा ले लिया गया। दूसरे बोर्ड में तकर्री के लिए फिर 5 करोड़ मांगे गए। कांग्रेस ने कहा कि इस पूरे मामले की जांच हाईकोर्ट जज से कराई जाए। ईडी, सीबीआई और आईटी पूरे मामले की जांच करे। कांग्रेस ने मांग की कि बदउनवानी में जो भी मुलविस हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। पर 30 दिसंबर 2019 को आसीन हुए। किसने किया? येदियुरप्पा जी ने। वो कह रहे 16 करोड़ में मेरी इस पद की डील फिक्स हुई। मैंने 10 करोड़ की जब मुझसे पहली मांग की गई तो मैंने जैसे तैसे अपने फ्लैट बेच बुचा के 9.5 करोड़ रुपए दिए। 9.5 करोड़ रुपए देने के बाद उनको त्रिमूर्ति, कर्नाटक में त्रिमूर्ति है, 3 जनों का एक ग्रुप है। वो ग्रुप में कौन कौन है? येदियुरप्पा जी के सुपुत्र, सु है कि नहीं है वो जाने, पर हम तो उनको सु ही बोलेंगे, श्रीमान विजेंद्र जी। फिर है दूसरे त्रिमूर्ति के दूसरे हमारे आदमी है, ग्रैंडसन है येदियुरप्पा जी के, शशिधर मराठी। और तीसरे हैं ग्रांड नेफ्यू जिनका नाम है संजय श्री। ये मैं नहीं कह रहा, डॉक्टर राव बोल रहे हैं। इन त्रिमूर्ति से उनको मिलाया जाता है डॉक्टर राव को 9.5 करोड़ रुपए देने के बाद। और डॉक्टर राव को इन त्रिमूर्ति द्वारा कहा जाता है कि ये इन कंपनियों का एनवायरमेंटल क्लियरेंस कर दो। डॉक्टर राव कह रहे हैं कि इस एनवायरमेंट क्लियरेंस के बदले उन्होंने निश्चित रूप से 60 करोड़ रुपए की ब्राइब, रिश्वत ली होगी, ऐसा डॉक्टर राव का कहना, हमारा नहीं कहना। दिल्ली में अब अनलॉक 7 के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है। नई गाइडलाइन में किसी भी तरह की ट्रेनिंग को छूट दी गई है। अब किसी भी ट्रेनिंग के लिए डीडीएमए की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं होगी। किसी भी स्कूल या कॉलेज में असेंबली हॉल में 50% अटेंडेंस के साथ इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। स्कूल कॉलेज का एकेडमिक प्रोग्राम भी जारी किया जा सकता है, लेकिन इन सब के दौरान कोरोना गाइडलाइन का खास ख्याल रखना होगा। महामारी के बीच दिल्ली सरकार ने अनलॉक 7 की गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, जिसमें कहा गया है कि अब दिल्ली में किसी भी तरीके की ट्रेनिंग दी जा सकेगी। इसके लिए डीडीएमए की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। एकेडमिक गैदरिंग की जा सकेगी। स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के जो हॉल और असेंबली हॉल हैं उनका इस्तेमाल 50% के साथ ट्रेनिंग के लिए किया जा सकेगा। दिल्ली में पुलिस, आर्मी, स्किल कर्मचारियों की ट्रेनिंग की जा सकेगी। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से जुड़ी हुई किसी भी मीटिंग को वहाँ पर किया जा सकेगा। इसके साथ ही एकेडमिक फंक्शन, लेक्चर ये भी आयोजित किए जा सकेंगे, लेकिन कोविड-19 की गाइडलाइंस को पूरी तरीके से फॉलो करना होगा। और इसके साथ ही दिल्ली में सिनेमा हॉल, स्पा, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक कार्यक्रमों पर फिलहाल रोक रहेगी। अम्यूज़मेंट पार्क बंद रहेंगे और जो भी छूट दी जा रही है उन छूट के दौरान कोविड-19 की गाइडलाइंस को पूरी तरीके से फॉलो करना होगा। सरकार ने कहा है कि जिस तरीके से तीसरी लहर की संभावना जताई जा रही है, ऐसे में बचाव करने के लिए हर किसी को आगे आना होगा और हर किसी को अपनी सुरक्षा के लिए कोविड-19 की गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा। कैमरा पर्सन गौरव के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। आलमी यौम आबादी गुज़िश्ता कई बरसों से इसकी अहमियत और इफादियत के लिहाज से आज के दिन मनाया जाता है। हर साल 11 जुलाई को ये दिन मनाया जाता है। बताया जाता है कि 11 जुलाई 1987 को जब दुनिया की आबादी 5 अरब तक जा पहुंची तो वर्ल्ड बैंक में काम करने वाले सीनियर डेमोग्राफर डॉक्टर केसी ज़करिया ने तजवीज़ पेश की कि आबादी का आलमी दिन मनाया जाए। आलमी यौम आबादी के मौके पर बढ़ती आबादी के मसले पर सेमिनार, सिंपोजियम, तकारीर और मुख्तलिफ नुमाइश का एहतमाम किया जाता है।
आप देख सकते हैं कि पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा इंडिया में बढ़ चुकी है। इसके लिए ना केवल सरकार को कोई कदम उठाने चाहिए, हम लोगों को हमें अपनी जिम्मेवारी लेनी चाहिए कि हम सारे पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए अपने आप ही कदम उठाएं। नहीं तो इतनी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं कि ये पॉपुलेशन ब्लास्ट हो जाएगा और कोई भी तरक्की का कोई भी साधन नहीं रहेगा, हम तरक्की नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर टीकाकरण देखो, कोरोना वायरस देखो, इतनी पॉपुलेशन है तो कोरोना वायरस को भी कंट्रोल करते करते हमें बहुत टाइम लग गया। वैसे ही अगर और कोई प्रॉब्लम्स क्रॉप अप हुई पॉपुलेशन के कारण, वो हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम लोगों को अपने आप ही स्वयं ही अपने आप को ही सोचना चाहिए कि कैसे इसको हम रोकें। क्योंकि ये प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है, तो इसमें ये होना है सरकार को भी इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आम लोगों को भी इसकी तरफ सरकार के साथ दे के इसको कंट्रोल में करना चाहिए। और यही है कि सभी समझदार लोग हैं तो समझेंगे तो ठीक है, सरकार भी इसके लिए कोई नए रास्ते अपनाए तो लोग भी समझें उस बात को, तो अच्छी बात है। सबसे बढ़िया जो अनएम्प्लॉयमेंट है जो भी है, इसका सबसे बड़ा कारण यही है अभी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा। इसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को कोई ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए, जो भी करेगी गवर्नमेंट ही करेगी। जो सिस्टम हमारा ऐसा कुछ होना चाहिए, पॉपुलेशन कंट्रोल हो, तो इसके ऊपर गवर्नमेंट को कोई ऐसा काम करना चाहिए, कोई रूल ऐसा कोई बनाना चाहिए। दरगाह अजमेर शरीफ में बादशाह जहांगीर की बेटी जहांआरा का मज़ार है, जिसका दरवाज़ा 110 साल पहले लगाया गया था। बताया जाता है कि मज़ार के अतराफ में 5 चांदी के दरवाजे भी नस्ब हैं, जिन्हें 110 साल पहले लगवाया गया था। साहब उर्फ मौला मियाँ की वकालत में तकरीबन 102 साल पहले ये गेट पेश किए, 1340 हिजरी 6 शवाल, और ये चांदी के दरवाजे हुजूर गरीब नवाज की बारगाह में पेश हुए हुए हैं। ये पुराने वक्त से जो कदीमी दौर से जो तोहफे आते गए बारगाह गरीब नवाज में, जो बादशाहों ने पेश किए या गुरु वाले दिन के जो वक्त के अंदर जो पेश होते गए, तो ये सब कदीमी तबरुकात वहाँ रखे हुए हैं। अवाम में बेदारी, सही मालूमात के जरिए ही हर बीमारी और हर वबा पर काबू पाया जा सकता है। बेंगलुरु के डॉक्टर CYS खान ने उर्दू अखबारात में मेडिकल के मौजू पर तकरीबन 2000 से ज़्यादा मज़ामीन तहरीर करते हुए लोगों में बेदारी पैदा करने की शानदार कोशिश की है। पेश है ये खास रिपोर्ट। बेंगलुरु के डॉक्टर CYS खान अपने उर्दू कॉलम मेडिकल जोन के लिए मशहूर है। तिब के शोबे में हिंदुस्तान, लंदन, काहिरा और तुर्की में आला तालीम हासिल करने के बाद इन्होंने तिब्बी पेशा इख्तियार किया। 1984 में किडनी रैकेट की खबरें गर्म थी, लोगों में कई तरह की अफवाहें फैली हुई थी। डॉक्टर खान कहते हैं कि अवाम में पाई जाने वाली गलतफहमियों को दूर करने के लिए इन्होंने पहली मर्तबा तिब के मौजू पर लिखना शुरू किया। ये 1984 के ज़माने की पहले की बात है। ये उस वक्त पर क्या हुआ था कि बहुत से लोग जो है किडनी डोनेशन किया करते थे। किडनी डोनेशन इन्हें ला के बेच देते थे, फिर उसके बाद में ब्लेम ये देते थे कि हमें जो है खून देने के लिए बुलाया गया और खून के बजाय हमारा जो है किडनी को चुरा लिया गया। इस तरह की अफवाह इतनी ज़बरदस्त फैली कि सारे हिंदुस्तान में ये अखबारात जो है अखबारात में तमाम चीज़ें आ गई। डॉक्टर CYS खान बेंगलुरु से शाया होने वाले रोजनामा, सालार और दीगर उर्दू अखबारात के जरिए मेडिकल साइंस के मौज़ूआत को आसान ज़बान में पेश करते हुए आ रहे हैं, ताकि लोगों में तिब की मालूमात और सेहत की जानकारी आम हो सके। मैं जो है मेरे पढ़ने वालों को मैं मेरी सतह तक ला नहीं सकता, मेरी जहनी सतह तक, अलबत्ता मैं उनकी सतह तक नीचे उतर सकता हूँ। मैं तो इसके लिए मैंने जो है सखील से सखील अल्फाज को मामूली अल्फाज में ला करके उनको इस तरह से समझाता हूँ, ये समझ कर के मेरे सामने बहुत से लोग बैठे हैं, अब उनको मुझे कोई क्लास लेना है, उनको मुझे समझाना है, और लोग मुझे पूछ रहे हैं और क्या पूछेंगे ये सोच करके मैं जो है ये जहन में रख कर के ही मैं लिखता हूँ। मैं कोरोना वबा के आगाज के बाद डॉक्टर CYS खान ने इस अहम मौजू पर कई मज़ामीन लिखे। इनका कहना है कि कोरोना मर्ज से छुटकारा पाने के लिए वैक्सीनेशन जरूरी है। इस सिलसिले में लोग हरगिज अफवाहों पर ध्यान न दें। कई बार अखबारों में ये आता है कि वैक्सीनेशन लेने से किसी की मौत हो गई, कोई शख्स फौत हो गया, कुछ इस तरह से अफवाहें उठती हैं। दरअसल अब क्या है कि कोई एक शख्स ऐसा है जिसको BP शूट हो रहा है, जिसका हार्ट का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, गुर्दे ख़राब हैं और क्या है वो कि हर तरह की बीमारी है, 10-15 बीमारियों के साथ वो जो है अगर वो वैक्सीनेशन नहीं लेता तो ही मर जाता था।
तो वो वैक्सीन लेने के बाद उसका थोड़ा सा रिएक्शन के बाद बर्दाश्त नहीं करता तो मर जाता। तो वैक्सीन को ब्लेम करना जो है ये मैं समझता हूँ कि सही नहीं है, बिल्कुल गलत बात। मुख्तलिफ अमराज, तिब्बी नुस्खों, सेहत के मौज़ूआत से उर्दू क़ारीन को वाकिफ करवाने की डॉक्टर खान की खिदमत का एतराफ़ करते हुए कर्नाटक उर्दू अकेडमी ने इन्हें साल 2018 के सालाना अवार्ड से भी नवाजा। सेहत और तिब पर तकरीबन 2000 मज़ामीन तहरीर करते हुए इन्होंने उर्दू ज़बान को तिब्बी मालूमात से मालामाल करने की कोशिश की है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हल्लूर की रिपोर्ट। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क की टीम इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। इस न्यूज़